मूवी की शुरुआत में पुष्पा भाव को ऐसा सपना आता है कि उसने अपना लाल चंदन जापान देश को बेचा है, लेकिन उन्होंने इसके पैसे नहीं दिए हैं। इसी वजह से पुष्पा जापान जाता है और उन लोगों से लड़ता है जिन्होंने उनसे माल खरीदा था। लेकिन लड़ते वक्त पुष्पा को गोली लग जाती है और वो पानी में डूब जाता है। इससे उसे बचपन की एक घटना याद आती है। जब वो ऐसे ही पानी में गिरा था तब इस डरावने सपने से पुष्पा की आंख खुल जाती है। अब बात करते हैं असली कहानी की। इस फिल्म की स्टोरी पार्ट 1 के बाद की है। अब पुष्पा की श्रीवल्ली से शादी हो चुकी है और सिंडिकेट का लीडर बनने से उसकी इज्जत और भी बढ़ गई है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर शेखावत, जिसे बेइज्जत करके पुष्पा ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया था, वो अचानक कहीं गायब हो जाता है। उससे सबको लगता है कि वह नौकरी छोड़ के कहीं भाग गया है, लेकिन वो असल में उनसे बदला लेने की तैयारी कर रहा था। फिर एक दिन शेखावत अपना भेष बदल के पुष्पा के मजदूरों के साथ जंगल चला जाता है और वहां लाल चंदन काटने लगता है। और जैसे ही सारा माल जमा हो जाता है तब शेखावत पूरी पुलिस फौज को वहां बुलाकर सभी मजदूरों को गिरफ्तार कर लेता है और वो माल जब्त कर लेता है और सभी मजदूरों को भी जेल में डाल देता है। जब ये बात पुष्पा को मालूम पड़ती है तब वो शेखावत की गैरहाजिरी में पुलिस स्टेशन जाता है और वहां के सभी पुलिस वालों को पैसे देकर खरीद लेता है और अपने सभी मजदूरों को छुड़वा के अपना माल वापस लाता है। फिर एक दिन सिद्धप्पा नायडू पुष्पा को आंध्र प्रदेश के सीएम से मिलवाने ले जाता है। जाते वक्त श्रीवल्ली पुष्पा को सीएम के साथ एक फोटो खिंचवाने को बोलती है, पर सीएम इसके लिए मना कर देता है क्योंकि एक स्मगलर के साथ फोटो खिंचवाने से उसकी बेइज्जती हो सकती है। यह बात का पुष्पा को बहुत अफसोस होता है। फिर वो सिद्धप्पा नायडू को बोलता है अगर वो सीएम होता तो पुष्पा के साथ फोटो खिंचवाता, और पुष्पा सिद्धप्पा नायडू से बोलता है और सिद्धप्पा नायडू उसे हाँ बोलता है। फिर पुष्पा उसको कहता है तू सीएम बन जा, जिससे वो श्रीवल्ली के लिए फोटो ला सके। लेकिन इस काम के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। फिर पुष्पा नायडू को दिल्ली भेजता है और उसके जरिए सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी से बात करता है। पुष्पा उसे 500 करोड़ देकर सिद्धप्पा नायडू को सीएम बनाने के लिए कहता है, जिसके लिए प्रताप रेड्डी तैयार हो जाता है। लेकिन अभी पुष्पा के साथ इतने पैसे नहीं थे, इस कारण वह अपने धंधे को बढ़ाने का सोचता है और वो इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना माल बेचने की तैयारी करता है। जिसके लिए पुष्पा मालदीव देश जाकर अमित नाम के इंटरनेशनल व्यापारी से मिलता है और उसे 2000 टन लाल चंदन 5000 करोड़ में बेचने की डील करता है। यह सौदा करने के बाद पुष्पा का टारगेट था इतना सारा माल इकट्ठा करना। फिर वो लाल चंदन बेचने वाले सभी स्मगलर को अपने सिंडिकेट में शामिल कर लेता है और मजदूरों को ज्यादा पैसा देकर फास्टली पेड करवाने को बोलता है और वो सारा माल अपने चित्तौड़ जिले में जमा करता है। दूसरी तरफ मंगल सिन्हू, जो कि सिंडिकेट का पुराना लीडर था, उसे यह पता चलता है कि पुष्पा बहुत सारा माल इकट्ठा कर रहा है, जिसे सिन्हू और उसकी बीवी दक्षा को यह डाउट होता है कि पुष्पा कोई बड़ा काम करने वाला है। इसलिए वो उसके रास्ते में टांग अड़ाने का प्लान करते हैं और वो भगवत सिंह शेखावत से हाथ मिला लेते हैं। दोनों पार्टी को पुष्पा से अपना बदला लेना था। तब एक दिन दक्षा शेखावत से मिलकर उन्हें बताती है कि उनका एक पुराना आदमी बिच्छा रेड्डी सिंडिकेट का मेंबर बन गया है और वो पुष्पा को माल सप्लाई करता है। दक्षा ये जानती थी कि बिच्छा रेड्डी अपना माल कहाँ से ले जाता है, इसलिए वो शेखावत को बोलती है उसका माल जब्त करके बिच्छा को धमकाए। इससे सिंडिकेट के बाकी लोग पुलिस से डरने लगेंगे, जिसका फायदा उठाकर सिन्हू सबको अपने पक्ष में ले लेगा। जब बिच्छा रेड्डी माल लेकर गुजरता है तब उसी रास्ते में शेखावत अपनी पुलिस टीम लेकर रास्ते में खड़ा हो जाता है। फिर पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं। शेखावत ट्रक जला देता है। इसके बाद वो बिच्छा रेड्डी को पुल के नीचे फेंक कर मार देता है। तब दक्षा और सिन्हू से बोलते हैं मैंने तुम्हें उसे सिर्फ डराने को बोला था। फिर शेखावत उन्हें कहता है मैं उसे डरा था तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके मरने से पूरा सिंडिकेट उससे डरेगा। फिर जैसे ही बिच्छा रेड्डी की मौत का सबको पता चलता है तब सिंडिकेट के लोग शेखावत से डरने लगते हैं और वो सब मंगल सिन्हू को फिर से सिंडिकेट का लीडर बनाने की बात करते हैं, ताकि पुष्पा और शेखावत के झगड़े में उनकी जान न जाए। और इस हादसे के लिए सब एमएलए नायडू को दोषित ठहराते हैं, क्योंकि उसी ने पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बनाया था। इसलिए नायडू जाकर शेखावत से मिलता है और इस मैटर को शांति से निपटाने की बात करता है। लेकिन शेखावत को बहुत गुस्सा था, इसलिए उन्होंने पैसों का भी इनकार कर दिया। फिर नायडू उसे बोलता है अगर पुष्पा तुझे सॉरी बोल दे तो तू उसे माफ कर देगा। फिर नायडू उसे बोलता है अगर पुष्पा तुझे सॉरी बोल दे तो उसे माफ कर देगा। शेखावत इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर वो बहुत बड़ी पार्टी रखता है जिसमें वो सबके सामने पुष्पा को नीचा दिखा सके। दूसरी तरफ सिंडिकेट के सभी मेंबर पुष्पा को दबाव करते हैं कि वो शेखावत को सॉरी बोल दे। जिस दिन पार्टी थी तब पुष्पा बहुत पी लेता है और सबकी बातों में आकर उसे सॉरी बोल देता है। इससे शेखावत और बाकी सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने पुष्पा राज को चुका दिया। लेकिन सॉरी बोलने के बाद घर जाते वक्त पुष्पा को होश आता है और उसे यह महसूस होता है कि उसने यह बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए वह दोबारा उस पार्टी में जाता है और गाड़ी से धक्का मार के शेखावत को स्विमिंग पूल में गिरा देता है और उसमें वो टॉयलेट कर देता है। इसकी वजह से शेखावत बहुत भड़क जाता है और वो पुष्पा को मारने की कोशिश करता है। तब उसके लोग उसे शांत करते हैं। अब शेखावत बोलता है मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन तेरा सारा माल जब्त करके तुझे कंगाल कर दूंगा। मेरा 2000 टन माल चेन्नई जाएगा। फिर पुष्पा उसे बोलता है अगले सोमवार को मेरा 2000 टन माल चेन्नई जाएगा। अगर तूने एक भी लकड़ा पकड़ लिया तो मैं सिंडिकेट छोड़ के मजदूर बन जाऊंगा। वो बोलता है दम है तो रोक के बता शेखावत। फिर सोमवार को शेखावत पुलिस टीम के साथ सभी चेक पोस्ट पर पुलिस का ठेका लगाता है और वहां उन ट्रक का आने जाने का इंतजार करता है। लेकिन वो माल जब वहां से नहीं गुजरता है तब उन्हें डाउट होता है और वे नदी में देखते हैं, जिसमें पानी नहीं था क्योंकि पुष्पा ने नदी को खाली करवा दिया था और वो वहां से अपने ट्रक ले जा रहा था।
जब ये बात शेखावत को मालूम पड़ती है तो वो अपनी टीम को नहीं तो वो अपनी टीम को नदी के रास्ते भेजकर उनका ट्रक पकड़ने का बोलता है। लेकिन पुष्पा के साथ ही उनका रास्ता हाथियों से रोक देता है। फिर शेखावत कैसे भी करके ट्रक के आगे जाके खड़ा रहता है और सभी ट्रकों पर हमला करके उनका सारा माल जब्त कर लेता है। फिर वो सीनू और दक्षा को बुलाकर सेलिब्रेट करता है और मीडिया को बताता है उसने पुष्पा का 2000 टन माल जब्त कर दिया है। तब सीनू उसे बोलता है ये असली माल नहीं है, लेकिन दूसरा सस्ता लकड़ा है जो कि लाल चंदन जैसा ही दिखता है। फिर पुलिस वालों को एक बैलगाड़ी मिलती है जो कि माल पकड़ते वक्त बीच में आई थी। जब शेखावत उसे चेक करता है तब उसे पता चलता है कि बैलगाड़ी लाल चंदन से बनी हुई है। मतलब पुष्पा ने असली माल को बैलगाड़ी का रूप देकर चेन्नई भेजा है। चेन्नई भेजा था और वो ट्रक में नकली माल भर के पुलिस का ध्यान भटकाया था। अभी पुष्पा पुलिस स्टेशन के सामने आकर शेखावत का मजाक उड़ाता है और फिर वो बैलगाड़ी को बम से उड़ा देता है जिससे पुलिस को एक भी टुकड़ा ना मिले। इस सब के बीच काली माँ की बहुत बड़ी पूजा होती है, जहाँ पुष्पा के दोस्त और सब लोग जमा होते हैं, जहाँ सबको पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये सुनकर पुष्पा महाकाली का रूप लेता है और पूजा में नाच के अपने लिए एक बेटी की प्रार्थना करता है। क्योंकि पुष्पा का कोई सरनेम नहीं था, इसलिए वह चाहता था कि उसे एक बेटी हो ताकि शादी के बाद उसे एक नया नाम मिल सके। उसी बीच कुछ गुंडे मिलकर पुष्पा के सौतेले भाई मोहन की बेटी को छेड़ते हैं, जिस कारण पुष्पा उन सबको बहुत मारता है। लेकिन इसके बावजूद भी मोहन उनसे खुश नहीं होता और वो पुष्पा को अपने परिवार से दूर रहने को बोलता है। तब श्रीवल्ली मोहन की बहुत बेइज्जती करती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पुष्पा अपने माल को चेन्नई से आगे रामेश्वर भेजता है, जहां से वो चंदन श्रीलंका जाने वाला था और वहां से मालदीव का हमीद उसे दूसरे देशों में बेचने वाला था। वो 2000 टन माल कहाँ है ये बात सिर्फ जक्का रेड्डी ही जानता था। इसलिए जब जक्का रामेश्वर जाता है तब शेखावत अपना एक आदमी उसके पीछे भेजता है और ये पता लगाता है कि वो माल कहाँ है। फिर शेखावत पुलिस की पूरी गैंग के साथ रामेश्वर के तट पर चला जाता है और वहाँ वो लोग बोट्स के अंदर माल ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें माल नहीं मिलता क्योंकि वो चंदन से बनी हुई बैलगाड़ियां नाव के अंदर नहीं बल्कि पानी के अंदर रस्सी से लटकाई गई थी। जैसे ही पुलिस वाले बोट से बाहर आते हैं तब वो नाव वाले माल को लेकर श्रीलंका की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि वहां से पास में ही था। शेखावत उन बोट्स का पीछा करता है, लेकिन वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। उन फिशिंग बोट्स को बॉर्डर क्रॉस करना अलाउड था, लेकिन इंडियन पुलिस वाले वहां नहीं जा सकते। फिर वो सारा माल श्रीलंका पहुंच जाता है। इसके कुछ दिनों बाद अमित पुष्पा को 5000 करोड़ दे देता है, जिसमें से वो 500 करोड़ सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी को बेचता है, जो कि सिद्धप्पा नायडू को आंध्र प्रदेश का सीएम बना देता है। फिर नायडू सीएम बनने के बाद तुरंत पुष्पा के घर जाकर उससे मिलता है और उसके पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचवाता है। दूसरी तरफ शेखावत अपनी हार से परेशान हो गया था और अब जल्द ही मीडिया को पता चलने वाला था कि पुलिस ने जो माल पकड़ा था वो सब नकली है। इस बदनामी से शेखावत काफी डर जाता है और वो इस राज को खुलने से पहले ही वो नकली माल को जलाने का फैसला करता है। लेकिन उसे यह लगता है कि अगर उसने ऐसे ही इस लकड़ियों को जला दिया तो लोगों को लगेगा कि पुलिस ने ही इसे जलाया है। इसलिए शेखावत नकली चंदन के गोडाउन में आग लगाता है और खुद भी इसके साथ जल के सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो अब और ज्यादा बेइज्जती नहीं सह सकता था। इसलिए वो पुष्पा से हार मानकर मर जाता है। उधर पुष्पा के घर में सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके भाई मोहन की बेटी कावेरी को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं और वो मोहन से 2 करोड़ रुपए की मांग करते हैं। ये वही गुंडे थे जिन्होंने पूजा के दिन कावेरी को छेड़ा था और पुष्पा ने उन्हें मारा था। इसलिए वे बदला लेने के लिए कावेरी को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि मोहन पुष्पा का भाई है। इसलिए उनकी बेटी को उठाने से पुष्पा उनके सामने जरूर आएगा। तो फिर मोहन की बीवी पुष्पा के घर जाकर उसकी मदद मांगती है और पुष्पा पूरे शहर की नाकाबंदी करवा देता है। फिर वे अपने आदमियों को सभी जगह कावेरी को ढूंढने बोलता है। इसके साथ ही वो टीवी पर लाइव आकर उन गुंडों को धमकी देता है कि अगर उस लड़की का बाल भी बाका हुआ तो वो उन्हें रबा रबा मारेगा। इसी दौरान प्रताप रेड्डी सीएम नायडू को मिलता है और उसे कहता है कि वो पुष्पा को यह सब रोकने को बोले, क्योंकि उन गुंडों का लीडर उनका भतीजा बुग्गा रेड्डी था। ये सुनकर नायडू काफी डर जाता है, क्योंकि प्रताप रेड्डी बहुत खतरनाक आदमी था और उसके भतीजे को कुछ भी होने से सीएम और सिंडिकेट मुश्किल में पड़ सकते थे। इसलिए नायडू पुष्पा को कॉल करके बुग्गा का पीछा छोड़ने को बोलता है, लेकिन पुष्पा वो बात नहीं मानता और वो बुग्गा के बताए हुए एड्रेस पर पैसे लेकर पहुंच जाता है। वहां उन सब गुंडों ने पुष्पा को मारने का प्लान बनाया था। वे लोग पैसे लेकर भी पुष्पा के हाथ पैर बांध देते हैं और उसे पीटना चालू करते हैं। इसके अलावा वो कावेरी के साथ भी छेड़खानी करते हैं। तब पुष्पा हाथ पैर बंधे होने के बावजूद भी उन गुंडों को मारता है। तब पुष्पा हाथ पैर बंधे होने के बावजूद भी उन सबको मारना शुरू करता है। फिर वो अपनी रस्सी काट के सभी गुंडों को खत्म कर देता है। आखिर में वो बुग्गा को मारने ही वाला था पर तब केशव और बुग्गा का बाप आकर पुष्पा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसे मार देता है। तब गुस्से में बुग्गा का बाप कावेरी को वहां से ले जाता है, इसलिए पुष्पा उसे भी मार देता है और कावेरी को छुड़ा लेता है, जिसकी वजह से मोहन का दिल पिघल जाता है और वो पुष्पा को अपना भाई मान लेता है, क्योंकि उसने अपनी भतीजी के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ी थी। फिर कुछ दिन बाद कावेरी की शादी तय होती है और मोहन कार्ड लेकर सबसे पहले पुष्पा के घर जाता है, लेकिन पुष्पा उसे मिलने नीचे नहीं आता। तब मोहन उसकी माँ से माफी मांगता है और वो बोलता है अगर वे लोग इस शादी में नहीं आए तो ये शादी नहीं होगी। फिर मोहन वहां से चला जाता है। फिर श्रीवल्ली वो शादी का कार्ड पुष्पा को दिखाती है,
जिसमें पुष्पा के घर वालों का भी नाम शामिल था। ये देखकर पुष्पा का भी दिल पिघल जाता है और वो मोहन को माफ कर देता है। इसके बाद शादी का दिन आता है जिसमें पुष्पा और उसके सब लोग जाते हैं और पूरा परिवार एक हो जाता है। दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी के भाई और उसके भतीजे की शोक सभा चल रही थी, जहां सिंडिकेट के कुछ लोग और पुष्पा के दुश्मन आए थे। वहां जॉली रेड्डी भी जाता है, जिसे पिछले पार्ट में पुष्पा ने पीट कर घायल कर दिया था। जॉली अब थोड़ा ठीक हो गया था, इसलिए वो पुष्पा का बदला लेने के लिए प्रताप रेड्डी से हाथ मिलाता है। इसके अलावा प्रताप रेड्डी ने एक नए आदमी से भी हाथ मिलाया था, जो कि कावेरी की शादी में गिफ्ट के रूप में एक बम भेजता है और उसे दूर खड़े होकर ब्लास्ट कर देता है। यह आदमी शेखावत भी हो सकता है, जो कि अब तक मरा ना हो, या फिर पुष्पा का कोई और दुश्मन। उस बम ब्लास्ट में शायद पुष्पा के परिवार वाले मर जाएंगे या फिर पुष्पा अकेला जिंदा बच जाएगा। क्योंकि अब इस मूवी का तीसरा पार्ट आने वाला है, पुष्पा द रैम्पेज, जिसमें पुष्पा अपने परिवार वालों का बदला लेगा।